सुहानी निशा और विवेक से कहती है, शायद मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से बचपन में मेरी मेमोरी चली गई थी। ये सुनकर निशा और विवेक फिर से चौंक जाते हैं। विवेक हैरानी से कहता है, तो क्या तुम्हें 7 साल पहले का अपना बचपन बिल्कुल भी याद नहीं? सुहानी ना में अपना सर हिला देती है। तभी सुहानी को कुछ याद आता है और वो कहती है, लेकिन एक सपना है जो मैं अक्सर देखती हूँ। शायद उसका मेरे पास्ट से कोई कनेक्शन है। विवेक उत्सुकता से कहता है, कैसा सपना? सुहानी कुछ याद करते हुए कहती है, सपने में मुझे एक बड़ी सी हवेली दिखती है और एक आदमी की आवाज भी सुनाई देती है। वो कहते हैं, मेरी बच्ची को जाने दो, वो कलश तुम ले लो। बस हर बार इतना देखते ही मेरी नींद खुल जाती है। पता नहीं क्यों, पर ये सपना मुझे बहुत परेशान करता है। निशा ये सपने वाली बात को इग्नोर करते हुए कहती है, तो क्या तेरे मम्मी पापा को भी तेरे रियल मॉम डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता? सुहानी कहती है, पता नहीं, जब भी मैं पापा से इस बारे में कुछ पूछती हूँ वो बात को टाल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो और इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अब तो मैंने पूछना भी बंद कर दिया है। शायद मेरे इस सवाल से उन्हें तकलीफ होती है। सुहानी का जवाब सुनकर वहाँ सभी शांत हो जाते हैं। कुछ देर बाद निशा टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, मेरे पास ना एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि पद्मिनी का उस मनहूस साए से कोई कनेक्शन है या नहीं। ये सुनते ही विवेक और सुहानी पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर निशा को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। निशा उनकी नजरों को समझ जाती है और एक्साइटेड होकर कहती है, अच्छा सुनो, मैंने बताया था ना कि वो सफेद कपड़े वाली लड़की जो हमारे हिसाब से सना है, वो उस रात को मुझे छू भी नहीं पाई थी। हाँ तो? विवेक कहता है। निशा स्मार्टनेस के साथ कहती है, अगर पद्मिनी का उस साए से कुछ भी लेना देना है तो वो भी इस रुद्राक्ष की वजह से मुझे छू नहीं पाएगी, और अगर मैं उसे टच करूंगी तो उसे कुछ तो फर्क पड़ेगा। उसका रिएक्शन ही हमें बताएगा कि वो उस साए से कनेक्टेड है या नहीं। निशा का आइडिया सुनकर सुहानी और विवेक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। कुछ पलों में ही दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सुहानी भी एक्साइटेड होकर कहती है, निशा ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। विवेक भी सुहानी से सहमत होकर कहता है, सच में यार, क्या आइडिया दिया है तुमने, हम कल ही इसे एग्जीक्यूट करेंगे। निशा के इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तीनों राजी हो जाते हैं और इसकी प्लानिंग करने लगते हैं। रात के 11 बजे थे। अर्नव अपनी टीम के साथ पुराने रोड पर तैनात था। वहाँ चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। सुनसान पूरे रोड पर पुलिस की 5 सफेद गाड़ियाँ लाइन से खड़ी थी। उस घने अंधेरे में उन गाड़ियों की हेडलाइट से आसपास रोशनी थी। सभी पुलिस वालों के हाथ में एक टॉर्च था और वो सभी 4-4 का ग्रुप बनाकर पुराने रोड पर फैले हुए थे। अर्नव बीच की कार पर टिककर खड़ा था। गोपाल भी उसके साथ ही था। वो काफी घबराया हुआ था। अर्नव गोपाल को देखकर उसकी हालत समझ जाता है कि उसे यहाँ डर लग रहा है। अर्नव गोपाल की खिंचाई करते हुए उससे कहता है, गोपाल तुम डरते बहुत हो, पुलिस वाले हो यार, थोड़ा तो हिम्मत दिखाओ। गोपाल घबराकर अपने आसपास देखते हुए कहता है, सर यहाँ डरना बहुत जरूरी है, आप उस साए के चक्कर में नहीं पड़े हैं ना, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। गोपाल की बात सुनकर अर्नव को आज शाम उसके साथ हुआ इंसिडेंट याद आ जाता है। उस इंसिडेंट को याद कर अर्नव के चेहरे पर शिकन आने लगती है। जो चीजें उसने आज महसूस की थी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उस इंसिडेंट को याद करते हुए अर्नव अपने मन में कहता है, आज शाम जो हुआ वो क्या था? क्या मैं सच में अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद अर्नव अपना सर झटक कर कहता है, नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हो सकता है ये सब वर्क स्ट्रेस की वजह से हुआ हो। गोपाल सही कह रहा था, मुझे थोड़े आराम की जरूरत है। खुद को ये बात समझाकर अर्नव
फिर से अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसका फोन बजता है। फोन रिसीव करने पर इंस्पेक्टर शर्मा की आवाज आती है। सर, हमें कुछ मिला है, आप प्लीज टीम को लेकर मेरी लोकेशन पर आ जाइए। ये सुनते ही अर्नव अलर्ट होकर कहता है, क्या मिला है तुम्हें? फोन से आवाज आती है, सर मैं फोन पर नहीं समझा सकता, अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं आपको यहाँ आने के लिए नहीं कहता। अर्नव फोन कट करके अपनी टीम से कहता है, गाइस फॉलो मी। अर्नव अपनी टीम के कुछ ऑफिसर्स के साथ उस लोकेशन की तरफ चला जाता है। वो लोकेशन जंगल से काफी अंदर का था। अंधेरी रात में वो घना जंगल उस पुराने रोड से कई ज्यादा भयानक लग रहा था। ना चाहते हुए भी गोपाल को अर्नव के साथ आना पड़ा था। वो मन ही मन अर्नव को कोस रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जब अर्नव उस लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां 4 पुलिस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर शर्मा खड़े थे। उनके साथ 2 कुत्ते भी थे जो एक ही तरफ देखकर भौंक रहे थे। ये सब देखकर अर्नव समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। वो उन ऑफिसर्स के पास जाकर उनसे कहता है, क्या बात है इंस्पेक्टर, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? अर्नव के सवाल करने पर इंस्पेक्टर शर्मा अपने टॉर्च का फोकस उस तरफ करते हैं जिस तरफ देखकर कुत्ते भौंक रहे थे। अर्नव अपनी नज़र इंस्पेक्टर शर्मा से उस टॉर्च की रोशनी की तरफ ले जाता है। इसके बाद अर्नव जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहाँ इंसान का एक हाथ था जो ज़मीन से बाहर निकला हुआ था। अर्नव स्ट्रिक्टली इंस्पेक्टर शर्मा से कहता है, इसी वक्त कुछ लोगों को बुलाओ जो इस जमीन को खोद सकें। ये कहकर अर्नव फिर से विशिंग वेल की तरफ चला जाता है। वो आज किसी भी हालत में उस पुराने रोड पर ही रहना चाहता था। वो जल्द से जल्द उस क्रिमिनल को पकड़ना चाहता था जो लोगों को इतनी बेदर्दी से मार रहा है। अर्नव विशिंग वेल की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसे फिर से एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई देती है। अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये आवाज़ सुनकर अर्नव फिर से अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी औरत नहीं दिखती। वहाँ अर्नव के साथ उसकी टीम थी, इसलिए अर्नव इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। रात के 2 बजे थे। सेंट जोसेफ हॉस्टल की सभी लड़कियां सोई हुई थीं। सुहानी और निशा भी अपने रूम में आराम से सो रही थी। हमेशा की तरह एक आदमी इस वक्त सुहानी के कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उसे देख रहा था। उसने एक शॉल ओढ़ी थी जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उस खिड़की की तरफ ही आ रहा है। वो आदमी फौरन खिड़की के पास से हटकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पेड़ के पीछे छुपकर वो देखता है कि एक लड़का सुहानी के कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ रहा है। उस लड़के ने ब्लैक कलर का लेदर जैकेट पहना हुआ है और अंधेरे में उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वो लड़का खिड़की से सुहानी के कमरे के अंदर चला जाता है। सुहानी इस वक्त अपने बेड पर गहरी नींद में सो रही है। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, वहाँ बस एक डिम लाइट ही जल रही थी। सुहानी का चेहरा इस वक्त बिल्कुल शांत था। वो लड़का सुहानी के सिरहाने के पास आकर जमीन पर घुटने के बल पर बैठ जाता है। तभी सुहानी के शांत चेहरे पर शिकन आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी को किसी के अपने कमरे में आने का एहसास हो गया है, लेकिन वो अपनी नींद से बाहर नहीं आ पा रही है। वो लड़का सुहानी के चेहरे पर अपने हाथ की उंगलियां ले जाता है और फिर उन उंगलियों को उसके गाल पर फेरते हुए उसके बालों तक ले आता है। सुहानी अब नींद में ही रेस्टलेस हो रही थी। वो लड़का सुहानी का एक बाल पकड़कर उसे तोड़ देता है। जैसे ही सुहानी का बाल टूटता है, उसकी नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाती है। सुहानी डरकर अपने आसपास देखती है। उस कमरे में उसकी और निशा के अलावा और कोई नहीं था। सुहानी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, फिर से वही सपना। सुहानी अपने बेड के पास रखे टेबल से पानी का बोतल उठाती है और पीने लगती है। पानी पीने के बाद सुहानी दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर कहती है,
पता नहीं ये सपना मेरा पीछा कब छोड़ेगा। दूसरी तरफ अर्नव अभी भी विशिंग वेल के पास खड़ा था। वो अपने आसपास बड़े गौर से देख रहा था। आज वो किसी भी हालत में यहाँ कोई भी अनहोनी नहीं होने देना चाहता था। तभी उसका फोन बजता है। फोन उठाकर अर्नव कहता है, हाँ इंस्पेक्टर शर्मा, क्या अपडेट है? इंस्पेक्टर शर्मा इस वक्त बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो डर से हकलाते हुए कहता है, सर आप प्लीज फौरन यहाँ आ जाइए। इस बार अर्नव चिल्लाकर कहता है, ये तुमने क्या लगा रखा है शर्मा? फोन पर नहीं बता सकते कि हुआ क्या है? शर्मा घबराते हुए कहता है, सर वो। अर्नव खुद को शांत करते हुए कहता है, क्या कोई डेड बॉडी मिली है? इंस्पेक्टर फिर से कहता है, सर प्लीज आ जाइए, मैं आपको फोन पर नहीं समझा सकता। इंस्पेक्टर शर्मा की आवाज कांप रही थी। अर्नव इरिटेट होकर कॉल कट कर देता है। पास खड़ा गोपाल डरी हुई नजरों से अर्नव को देख रहा था। वो डर रहा था कि अर्नव फिर से उसे जंगल में तो नहीं ले जाएगा। अर्नव गोपाल की तरफ देखकर कहता है, चलो यार गोपाल। गोपाल दुखी होकर कहता है, सर फिर से? अर्नव उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा इंस्पेक्टर मान ही नहीं रहा है। अब जाना तो पड़ेगा। गोपाल कहता है, सर आप जाइए ना, मैं यहीं रुक जाता हूँ। अर्नव अपने आसपास देखते हुए कहता है, ठीक है तुम रुक सकते हो। ये सुनकर गोपाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अर्नव आगे कहता है, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम पुराने रोड पर खड़े हो। अगर मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई भटकती हुई चुड़ैल मिल गई तो मुझे मत कहना। ये कहकर अर्नव पीछे मुड़कर जंगल की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। गोपाल विशिंग वेल की तरफ देखता है, जो उस अंधेरे में और भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। उसे देखकर गोपाल और भी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है, अगर जंगल के और अंदर गया तो शायद वो साया मुझे छोड़ दे, लेकिन यहाँ अकेला रहा तो पक्का मुझे मार देगा। वो अर्नव को देखता है जो काफी आगे चला गया था। गोपाल जितना तेज भाग सकता था, भागते हुए अर्नव के पास चला जाता है। अर्नव पहले ही जानता था कि गोपाल ऐसा ही करेगा, लेकिन वो अनजान बनकर कहता है, अरे गोपाल तुम रुक नहीं रहे? गोपाल अपनी घबराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहता है, सर मेरी ड्यूटी आपके साथ है ना, तो फिर मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? अर्नव अपनी आईब्रो ऊपर करके कहता है, अच्छा। गोपाल आगे बढ़ते हुए कहता है, जी सर आपके साथ रहना मेरी ड्यूटी है। अर्नव मुस्कुराता है और अपने टीम मेंबर्स के साथ उसी लोकेशन की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वो सभी उस लोकेशन के करीब पहुंचते हैं। वहां उन्हें तेज बदबू का एहसास होता है। वो सभी अपना रुमाल निकालकर अपनी नाक बंद कर लेते हैं। गोपाल को तो उस स्मेल से उल्टी ही आ रही थी। गोपाल मुंह पर रुमाल रखते हुए कहता है, सर ये बदबू तो कुछ ज्यादा ही आ रही है। अर्नव अब समझने लगा था कि इंस्पेक्टर शर्मा इतना घबराया हुआ क्यों था। वो आगे बढ़ते हुए खुद से कहता है, ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि वो सब पुलिस ऑफिसर्स थे, इसीलिए उन्हें एहसास हो गया था कि वहाँ जरूर कोई डेड बॉडी मिली होगी। लेकिन जितनी बदबू वहाँ आ रही थी, ये तय था कि वहाँ एक ही डेड बॉडी नहीं है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वो बदबू और भी तेज होती जा रही थी। अर्नव उस लोकेशन पर पहुंचकर देखता है कि पुलिस वाले एक बड़े से गड्ढे के किनारे खड़े थे। वो सभी काफी परेशान और डरे हुए लग रहे थे। अर्नव उनके पास जाता है और उस गड्ढे के अंदर देखता है। अंदर का नजारा देखकर अर्नव का सर चकरा जाता है। क्या था उस गड्ढे के अंदर और कौन था वो इंसान जो सुहानी के कमरे में आया था? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। अर्नव पुलिस ऑफिसर के पास आता है और उस गड्ढे के अंदर देखता है। अंदर का नजारा देखकर अर्नव का सर चकरा जाता है। उस गड्ढे के अंदर एक साथ 7 लोगों की लाश थी। उन लाशों को देखकर अर्नव बाकी ऑफिसर्स की तरह शॉक्ड रह जाता है।
इंस्पेक्टर शर्मा अर्नव के पास आते हैं और घबराते हुए अर्नव से कहते हैं, सर, उस हाथ के आसपास खुदाई करने से ये निकला, टोटल 7 लाशें हैं। इनकी गर्दन आधी कटी हुई है। इनकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि इन सब की मौत 3 से 4 दिन पहले हुई है। अर्नव इंस्पेक्टर शर्मा की बात सुनता तो है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसके सामने का ये सीन इतना भयानक था कि ऐसा कुछ अर्नव ने अपने करियर में कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद अर्नव खुद को संभालता है और इंस्पेक्टर शर्मा से कहता है, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, फौरन। इंस्पेक्टर शर्मा कहते हैं, सर, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। अर्नव आगे कहता है, क्या इन डेड बॉडीज के पास कुछ ऐसा मिला है जिससे इनकी पहचान हो सके, जैसे कोई आईडी कार्ड या कुछ और? इंस्पेक्टर शर्मा कहता है, नहीं सर, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला है और इनकी बॉडीज अब इस हालत में नहीं है कि इन्हें पहचाना जा सके। जिसने भी इनका मर्डर किया है उसने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। अर्नव अपने आसपास देखते हुए कहता है, अभी तो यहाँ बहुत अंधेरा है। एक काम करो, कल सुबह होते ही यहाँ एक और सर्च ऑपरेशन करो। हमें इस जंगल में उस मर्डर तक पहुँचने का कोई न कोई क्लू जरूर मिलेगा। इंस्पेक्टर शर्मा कहता है, यस सर। अर्नव कहकर अपनी दाईं तरफ देखता है और किसी को ढूंढते हुए कहता है, गोपाल। लेकिन गोपाल वहां नहीं था। अर्नव अपने आसपास देखने लगता है। उसे कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे गोपाल खड़ा दिखता है। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि गोपाल सबसे दूर वहां क्या कर रहा है। अर्नव उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ गोपाल, तुम ठीक तो हो ना? गोपाल पेड़ के पीछे उल्टियां कर रहा था। वो रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए जवाब देता है, सर, ये सीन देखकर कोई ठीक रह सकता है क्या? अर्नव गोपाल की टांग खींचते हुए कहता है, अरे तुम इतने में ही डर गए? मैं तो तुम्हें लेकर उस गड्ढे में उतरने वाला हूँ। हमें वहाँ इन्वेस्टिगेशन करना है। ये सुनते ही गोपाल सदमे में आ जाता है। वो डर से हकलाते हुए कहता है, मैं नहीं जाने वाला उस गड्ढे में, और आप भी मत जाइए। सर, आप समझते क्यों नहीं है, ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है। अर्नव चौंक जाता है और कहता है, नॉर्मल मर्डर नहीं है मतलब? गोपाल अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, सर, यहाँ एक साथ 7 लाशें मिली हैं और सबके गले आधे कटे हुए हैं। इसका साफ मतलब है कि यहाँ कोई तांत्रिक क्रिया हुई है और इन लोगों की बलि दी गई है। अर्नव गोपाल की बातें सुनकर चौंक जाता है। वो हैरानी से गोपाल को देखते हुए कहता है, बलि दी गई है मतलब? गोपाल अर्नव को समझाता है, सर, यहाँ के जंगल में कई तांत्रिक और अघोरी अपनी साधनाएं करते हैं। उनमें से कुछ साधनाओं में किसी जानवर या इंसान की बलि दी जाती है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों की भी बलि दी गई है। अर्नव कहता है, गोपाल, तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि इनकी बलि दी गई है? ये किसी लोकल गैंग का काम भी तो हो सकता है। गोपाल कहता है, सर, जरा उन लाशों को ध्यान से देखिए। उन्हें एक ही तरीके से मारा गया है और उनके शरीर के ऊपर लाल रंग का कोई पाउडर डाला गया है। कौन सा गैंग किसी को मारने से पहले ऐसा करता है? गोपाल की बात सुनकर अर्नव फिर से उस गड्ढे के किनारे आकर उन लाशों को देखता है। गोपाल बिल्कुल सही कह रहा था। उन डेड बॉडीज पर सच में कुछ लाल पाउडर जैसा लगा था। अब तक वहाँ फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी थी और वो लोग उस गड्ढे के अंदर जाकर उन डेड बॉडीज से सैंपल कलेक्ट कर रही थी। अर्नव उनमें से एक आदमी से कहता है, ये बॉडीज के ऊपर लाल पाउडर जैसा क्या है? फॉरेंसिक टीम का वो आदमी कहता है, सर, ये सिंदूर जैसा कुछ लग रहा है। ये सुनकर अर्नव भी सोच में पड़ जाता है। उसे भी अब गोपाल की बात सही लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अर्नव खुद से कहता है, हो सकता है किसी अंधविश्वासी इंसान ने बलि के नाम पर इन लोगों का मर्डर कर दिया हो। वो खामोशी से वहां खड़ा उन लाशों को देख रहा है। सुबह के 9:30 बजे थे। सुहानी और निशा सेंट थॉमस कॉलेज के कैंपस में खड़े विवेक का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में विवेक उन दोनों के पास पहुंच जाता है। निशा उस पर गुस्सा होकर कहती है,
तुम्हें पता नहीं है क्या कि आज हम कितना इम्पोर्टेंट काम करने आए हैं? तुम टाइम पर नहीं आ सकते? विवेक जल्दबाजी में कहता है। अरे ये सब बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी ये बताओ कि प्लान क्या है? निशा मुस्कुराते हुए कहती है, प्लान तो स्टार्ट हो चुका है। सुहानी और विवेक हैरानी से निशा को देखने लगते हैं। विवेक निशा से कहता है, प्लान स्टार्ट हो गया है, लेकिन कब हुआ? निशा कहती है, जस्ट वेट एंड वॉच। इसके बाद वो तीनों पद्मिनी के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में पद्मिनी कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकलती है। पद्मिनी को देखते ही सुहानी थोड़ी घबरा जाती है। उसे पद्मिनी के ऑफिस में हुआ इंसिडेंट याद आ जाता है। सुहानी निशा की तरफ देखती है। इस वक्त निशा के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। आज पद्मिनी खुद ही अपनी कार ड्राइव करके कॉलेज आई थी। वो अपने कार के पास पहुंचती है और कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। कुछ ही पलों में पद्मिनी की कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ जाती है। पद्मिनी को वहां से जाते देखकर सुहानी और विवेक परेशान हो जाते हैं। विवेक हड़बड़ाते हुए निशा से कहता है, तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? पद्मिनी तो जा रही है। निशा रिलैक्स होकर कहती है, वो कहीं नहीं जाएगी। विवेक और सुहानी कंफ्यूज होकर निशा को देखने लगते हैं। पद्मिनी की कार जो कुछ मीटर ही आगे बढ़ पाई थी वो रुक जाती है। कार के रुकते ही निशा के चेहरे की स्माइल बढ़ जाती है। निशा अपनी आंखों से पद्मिनी की कार की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो पद्मिनी तो यही है। ये देखकर विवेक और सुहानी चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि निशा क्या करने की कोशिश कर रही है। पद्मिनी कार से बाहर निकलती है और अपने कार के चारों टायर को देखने लगती है। उसकी नजर कार के पीछे वाले राइट टायर पर पड़ती है। वो टायर पंचर हो चुका था। ये देखते ही सुहानी और विवेक निशा को शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। वो समझ गए थे कि ये कारनामा निशा का है। अपने प्लान के हिसाब से निशा अब पद्मिनी के पास उसकी हेल्प करने के लिए जाने वाली थी और हेल्प करने के बहाने उसे पद्मिनी को छूना था। निशा पद्मिनी की तरफ बढ़ने वाली ही थी, तभी पद्मिनी अपने चारों तरफ देखने लगती है। जैसे ही पद्मिनी निशा और उसके दोस्तों की तरफ देखती है, निशा, सुहानी और विवेक पीछे पलट जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो पद्मिनी को देख ही नहीं रहे हैं। पद्मिनी अपने आसपास किसी को ना पाकर एक डेविल स्माइल के साथ उस पंचर टायर को देखती है। पद्मिनी की नजर जब उस टायर पर जाती है तो सुहानी, निशा और विवेक तिरछी नजरों से पद्मिनी को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि पद्मिनी के उस टायर को देखते ही वो टायर अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ ही पलों में वो पंचर टायर बिल्कुल नया सा हो गया था। पद्मिनी ये देखकर मुस्कुराती है और कार में बैठकर वहां से चली जाती है। सुहानी, विवेक और निशा को ये देखकर सदमा लग गया था। वो आंखें फाड़े वहीं पर खड़े थे। वो तो पद्मिनी पर बस एक छोटा सा टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने अभी अभी देखा था उसे देखकर उनके होश उड़ गए थे। वहीं पद्मिनी कार के मिरर से उन तीनों का हैरान चेहरा देख रही थी। वो एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, बेवकूफ बच्चे, तुम जानते भी नहीं हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इधर सुहानी, निशा और विवेक अब तक सदमे से बाहर नहीं आए थे। उनके मन में थोड़ा भी शक नहीं था कि पद्मिनी सिंघानिया एक नॉर्मल इंसान नहीं है। पद्मिनी के जाने के कुछ देर बाद वो तीनों इस सदमे से बाहर आते हैं। विवेक घबराहट भरी आवाज में कहता है, यार मैंने जो अभी अभी देखा, क्या वो सच है? निशा सदमे में ही जवाब देती है, नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ये सच हो ही नहीं सकता। हम तीनों सपना देख रहे हैं, ऐसा रियल में थोड़ी होता है। विवेक फिर से कहता है, यार ये भूतनी है या मैकेनिक? 1 सेकंड में टायर रिपेयर कर दिया। सुहानी इस इंसिडेंट से ज्यादा अफेक्टेड नहीं थी। उसे इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था कि पद्मिनी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो निशा को शाबाशी देते हुए कहती है, ग्रेट निशा, तुम्हारा प्लान तो माइंड ब्लोइंग था, ये काम कर गया।
सुहानी की बात सुनकर निशा मन ही मन सोचती है, अरे यार अब इनको कैसे बताऊं कि ये तो मेरा प्लान था ही नहीं, मैंने तो कुछ और ही सोच कर रखा था। यहाँ तो ऐसा तुक्का लग गया है जो मैंने मारा ही नहीं था। विवेक भी निशा की तारीफ करते हुए कहता है, रियली ये तो वाकई में बहुत अच्छा प्लान था। सुहानी और विवेक से तारीफ पाकर निशा सोच में पड़ जाती है। वो अपने मन में कहती है, कोई बात नहीं, मैं इनको क्यों बताऊं कि ये मेरा प्लान नहीं था, फ्री की तारीफ मिल रही है, ले लेती हूँ। ये सोचकर निशा शेखी मारते हुए कहती है, हाँ तो क्या आज तक मेरा कोई भी प्लान फेल हुआ है जो आज होता? तुमको पता है मैंने कितनी मेहनत की थी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए? विवेक निशा को बचपन से जानता था। निशा के अंदाज से विवेक को उस पर शक होता है और वो निशा से कहता है, लेकिन कल तक तो तुम्हारा प्लान कुछ और ही था। तुम तो रुद्राक्ष पहने हुए पद्मिनी को छूकर टेस्ट करने वाली थी। निशा अब नर्वस हो जाती है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए कहती है, वो मैंने लास्ट मोमेंट में अपना प्लान चेंज कर लिया था। जीनियस लोगों की यही पहचान होती है, वो अपना पूरा प्लान किसी को नहीं बताते और उनका प्लान भी हमेशा तैयार रहता है। सुहानी बीच में ही टोकते हुए कहती है, चलो हमें ये तो पता चल गया है कि पद्मिनी के साथ कुछ गड़बड़ तो जरूर है। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, तो क्या यही वो साया है? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये हो भी सकता है और नहीं भी। रात के 8 बजे थे। शिमला के जंगल के बीच सुनसान सड़क पर एक ब्लैक कार बड़ी तेजी से चल रही थी। जंगल के सन्नाटे में उस कार के चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद पक्की सड़क खत्म हो जाती है और वो कार उतनी ही तेजी से ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलने लगती है। वो कार बड़े बड़े चट्टानों और गुफाओं के बीच कच्चे रास्ते पर चल रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। रोशनी के नाम पर सिर्फ कार की हेडलाइट जल रही थी। कुछ आगे चलने पर कार की हेडलाइट जलने और बुझने लगती है और फिर हेडलाइट पूरी तरह से बुझ जाती है। हेडलाइट बंद होने पर भी कार की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होती। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर को रास्ता देखने के लिए रोशनी की जरूरत ही नहीं है। वो कार एक जगह पर आकर रुक जाती है क्योंकि उससे आगे कार नहीं जा सकती थी। कार से एक आदमी निकलता है। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो आदमी पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। कुछ ऊंचाई पर आसानी और बड़ी तेजी से चढ़ने के बाद वो एक बड़ी सी गुफा के सामने रुक जाता है। फिर वो आदमी अंदर जाता है। गुफा के अंदर अंधेरा था। उस आदमी के वहां पहुंचते ही एक गरजती हुई आवाज सुनाई देती है, युवराज दीवान, कई सालों बाद आज यहाँ क्या करने आए हो? वो आदमी कुछ कदम और आगे बढ़ाता है और एक मशाल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि युवराज ही था। युवराज उस गुफा में किससे मिलने गया था और क्या अर्नव उन मर्डर्स की थ्योरी को सुलझा पाएगा? और क्या अर्नव उन मर्डर्स की थ्योरी को सुलझा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।